हाय एवरीवन, आज हम लोग फर्मी एनर्जी के बारे में समझेंगे। तो हम लोग एज यूजुअल डेफिनेशन को पहले समझेंगे, फिर इसका जो डिराइवेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे भी करेंगे। तो पहले हम लोग डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, द एनर्जी वैल्यू अप टू विच ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर फिल्ड एट 0 केल्विन, है ना। और क्या कहते हैं, एन अबव विच ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर एम्प्टी इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है, एक ऐसा वैल्यू ऑफ एनर्जी है ना। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, उसकी मदद से हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए ये है एक ग्राउंड स्टेट लेवल का एनर्जी लेवल, आप लोगों को पता है ना, जो नीचे होता है वो ग्राउंड लेवल होता है। मान लीजिए ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, जो एनर्जी वैल्यू होगा उसे हम लोग EF मान लेते हैं। और ये सब कुछ हम लोग 0 केल्विन टेम्परेचर पर देख रहे हैं, 0 केल्विन टेम्परेचर पर देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो पार्टिकल जो है वो हमेशा फिल्ड अप रहेंगे, जो फर्मी एनर्जी का वैल्यू है ना। और इसके ऊपर जो भी एनर्जी लेवल है इसके ऊपर भी एनर्जी लेवल ऑब्वियसली होगा, तो इसमें हमेशा पार्टिकल्स एम्प्टी रहता है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर जितना एनर्जी लेवल पर पार्टिकल्स फिल्ड अप रहता है, उस वहाँ तक जो डिस्टेंस है, वहाँ तक जो एनर्जी लेवल है उसे हम लोग फर्मी एनर्जी कहते हैं। और जो ऊपर वाले लेवल से जहाँ पर पार्टिकल्स एम्प्टी रहते हैं, बेसिकली पार्टिकल्स मतलब क्या है, जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करके चलता है, जिसे हम लोग फर्मियंस कहते हैं। अगर फर्मियंस ऊपर वाले स्टेट्स पर एम्प्टी है तो वहाँ तक हम लोग जाएंगे नहीं। जहाँ तक फिल्ड अप है 0 केल्विन टेम्परेचर पर, वहाँ तक हम लोग क्या बोलेंगे, फर्मी एनर्जी का वैल्यू है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है ना। तो शायद आप लोग डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ गए कि द एनर्जी वैल्यू, ये जो एनर्जी वैल्यू है EF अप टू विच ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर फिल्ड, एनर्जी स्टेट्स आर फिल्ड मतलब पार्टिकल्स जो है वो सभी एनर्जी लेवल्स को फिल्ड अप कर रहे हैं, है ना, एट 0 केल्विन। एंड अबव विच, इसके ऊपर ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर एम्प्टी इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। शायद आप लोग यहाँ तक समझ गए। ठीक है ना। तो ये जो है इसका फॉर्मूला है जो कि हम लोग को डिराइव करना है। यहाँ पर मैंने डिराइवेशन पार्ट पर लिखा हुआ है, EF मतलब फर्मी एनर्जी इज इक्वल टू h² / 3n 8πv 2/3। ठीक है ना। तो कई सारी किताबों पर n/v के जगह पर रो से भी डिनोट कर दिया गया है, जहाँ पर n/v मतलब क्या है, डेंसिटी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले क्योंकि हम लोग फर्मी एनर्जी को समझ रहे हैं, तो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स का जो मेन फॉर्मूला है, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसे हम लोग यूज करेंगे। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहते हैं, NEDE इज इक्वल टू GEDE यूनिटी पर अल्फा प्लस E/kT + 1। यहाँ पर देखिए ये DE और DE हम लोग क्या करें, साथ में इंट्रोड्यूस करें। आप लोग कहेंगे क्या DE कहाँ से आ गया, अगर यहाँ पर DE हम लोग इंट्रोड्यूस करें तो इस साइड पर भी DE होगा, है ना। तो ये आप लोग समझ के शायद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग GE का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू हम लोग जो पहले चैप्टर पढ़ रहे थे, जब हम लोग पहले चैप्टर पढ़ रहे थे और फेज स्पेस हम लोगों ने पढ़ा था, फेज स्पेस, तो वहाँ पर जो फेज स्पेस का वॉल्यूम था और वहाँ पर जो है ये वाला वैल्यू अल्फा का वैल्यू, है ना। जब हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पढ़ा रहा था आप लोग को, तो वहाँ पर 2 कांस्टेंट आया था, एक तो अल्फा एक तो बीटा, है ना। बीटा का वैल्यू क्या था 1/kT और अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अगर हम लोग फर्मी एनर्जी के टर्म्स पर देखें, -EF/kT, जहाँ पर EF मतलब क्या है, फर्मी एनर्जी। तो 2 वैल्यू हम लोग को चाहिए होगा, एक तो अल्फा का वैल्यू जो कि होता है -EF/kT, दूसरा GE का वैल्यू जो कि होता है 8πmv/h³ √2me। ठीक है ना। शायद आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो इन दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पर जाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने पर क्या मिलेंगे, NED तो एच होगा, है ना। GE के जगह पर ये वाला एच से हम लोगों ने पुट कर दिया 8πmv/h³, 8πmv/h³ √2me, है ना। DE तो एच है, DE हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए e⁻ अल्फा मतलब -EF/kT, तो यहाँ पर भी कहती है, यहाँ पर भी कहती है, और E-EF यानी कि जो प्लस टर्म है वो हम लोगों ने पहले लिख दिया, और यहाँ पर -EF है तो E-EF/kT साथ में +1 तो शायद आप लोग यहाँ तक समझ गए। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एज अ सम, एक सिस्टम पर कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम लोग समीशन करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स है या बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से यहाँ तक होगा, फर्मियंस यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर EF तक लेंगे, 0 से लेकर EF तक लेंगे, है ना। और यहाँ पर जो कुछ भी है उसे इंटीग्रेट कर देंगे। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर क्योंकि हम लोग टेम्परेचर को 0 केल्विन पर मान रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर को हम लोग 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए
तो क्या होगा n इज इक्वल टू यहाँ पर 8 पाई एम भी तो एच डी आ जाएंगे, एच क्यूब भी एच डी आएंगे। √2 को हम लोगों ने √2 लिख लिया है, m के पावर कितना है √2 है, √2 का पावर कितना होता है 1/2, m को 1/2 कर दिया है और नीचे जो e है इसके ऊपर भी पावर 1/2 है, ठीक है ना, क्योंकि इसी को हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और नीचे अगर हम लोग t को 0 मान रहे, अगर हम लोग t को 0 मान रहे तो यहाँ पर जो टोटल टर्म है वो 0 हो जाएंगे, ठीक है ना, 0 + 1 नहीं होता है, तो नीचे का टर्म कोई भी है ही नहीं, तो एनर्जी का टर्म सिर्फ एक ही है e⁻1/2, तो इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर EF तक। तो e⁻1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻1/2 + 1 e⁻1/2 + 1, ठीक है ना, तो क्या होगा e⁻3/2 क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर EF, 0 का तो कोई वैल्यू होगा ही नहीं, EF मतलब E के जगह पर EF हम लोग पुट कर देंगे, है ना, और ये जो वैल्यू है हम लोगों ने यहाँ पर जाकर रखना है, यहाँ पर जाके हम लोगों ने इस वाले वैल्यू को रख दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग को चाहिए क्या, अब हम लोग को EF का वैल्यू चाहिए, यानी कि फर्मी एनर्जी का वैल्यू चाहिए। फर्मी एनर्जी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, बाकी जो कुछ भी है यहाँ पर वो n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे, जो कुछ भी है अलजेब्रा, और यहाँ पर EF 3/2 को एज इट इज रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए h³ और 3 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो n(h³) 3 और यहाँ पर 2 जो है वो ऊपर चले जाएंगे, 8 2 16 हो जाएंगे, √2 पाई भी m 3/2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर EF का वैल्यू चाहिए, EF 3/2 का वैल्यू चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो 3/2 को उस साइड पर भेज दीजिए, 3/2 को इस साइड पर भेजेंगे तो 2/3 होगा, क्या होगा 2/3 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर h³ है, इसे अगर हम लोग बाहर लाएंगे तो क्या होगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर h जो है स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गए h² हो जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर हम लोग m को भी देखें, है ना, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ m बाहर आ जाएंगे, है ना। ठीक उसी तरह 16 को भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेंगे 3n/8 पाई v बचेंगे, ठीक है ना। तो कई सारे किताबों पर अलग अलग तरीके से इसको लिखा गया है, मैं ये वाला डायग्राम रब कर देता हूँ, ठीक है ना, आप लोग बना लेना अगर हो सके तो 2 तरीका है लिखने का इसे। पहला तरीका क्या है, EF इज इक्वल टू h²/2m, है ना, यही मेन है, ये वाला जो है यही मेन है, लेकिन इसे 2 और तरीकों से लिखा गया है। एक तो क्या है, एक तो लिखा गया है 3n/v के जगह पर 8πn/v के जगह पर रो, है ना, जिसे हम लोग डेंसिटी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना। एक और तरीका है इसे लिखने का, यहाँ पर जो 8 है इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, EF इज इक्वल टू h²/2m, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है 3n डिवाइडेड बाई 4πVGS, और यहाँ पर 2/3। यहाँ पर GS का वैल्यू मतलब क्या है, GS का वैल्यू मतलब डीजेनरेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 2, है ना, और 4 2 कितना होता है 8 ही होगा, ऐसे यही होगा, लेकिन GS लिखा जाता है डीजेनरेटिव फैक्टर जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि फर्मी एनर्जी पर क्या होता है या फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स पर डीजेनरेशन हम लोग को पढ़ना होता है, तब हम लोग यहाँ पर GS का इस्तेमाल भी करते हैं, है ना। तो आप लोग घबराना मत, तीनों बिल्कुल ऐसे सेम है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ के, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ, तो मुझे कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।